हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज हमारा एमसीक्यू सेशन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बीच बीच में हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है ये एमसीक्यू सेशन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एक्चुअल में आज की क्लास आपका मार्गदर्शन करने के लिए है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और यदि आप कुछ चीजें छोड़ रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं तो वो कुछ क्वेश्चन भी इसके माध्यम से कवर हो सके। चलिए, तो आज एक छोटा सेशन रखा है मैंने आपके लिए अभी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आई थिंक क्वेश्चन सभी के लिए विजिबल है। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। फर्स्ट लाइन जिसे कहते हैं हम प्रथम पंक्ति, प्रबंधक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वह प्रबंधक जो संगठन और ग्राहकों या जनता के बीच संपर्क का पहला बिंदु है। पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है वह प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तीसरा ऑप्शन है आपका जब एक गैर प्रबंधकीय कर्मचारी या हाल में चुना गया कर्मचारी पदोन्नत होकर पहली बार अधिकारी बनता है तो वो कहलाते हैं फर्स्ट लाइन प्रबंधक। या अंतिम ऑप्शन है एक प्रशिक्षु या नौसिखिया या एक प्रशिक्षणार्थी। ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने रीड कर दिया। हर एक क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का टाइम आपके पास है आंसर सोच के कमेंट करने के लिए। कमेंट करते समय याद रखें, जैसे अगर फर्स्ट का फर्स्ट है तो फर्स्ट फर्स्ट लिखें, है ना, फर्स्ट कॉमा फर्स्ट, तो मुझे क्लियर हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। बाकी लोग बेटा कंटिन्यू आंसर्स तो आ रहे हैं। चलिए, मिक्स आंसर आ रहे हैं लेकिन जिसकी उम्मीद मुझे थी वैसा ही हो रहा है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वही फर्स्ट लाइन प्रबंधक, ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है उसका तो आंसर बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको इसके पीछे छुपे हुए अन्य क्वेश्चन भी बताऊंगा जो शायद हमने यहाँ कवर नहीं किए। ठीक है, फर्स्ट लाइन प्रबंधक, इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था प्रबंधन जो है 3 स्तरों पर होता है, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। फर्स्ट लाइन या प्रथम पंक्ति के जो प्रबंधक होते हैं उन्हें हम, आप कह सकते हैं कि वो होते हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में कवर कर रहा है। क्या लिख रहा है? वह प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है ना। अब गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों का प्रबंधन क्या है भाई, कौन है जिम्मेदार? यहाँ बात हो रही है मध्यम स्तरीय प्रबंधकों की। कुल मिला के जो फर्स्ट लाइन प्रबंधक या प्रथम पंक्ति प्रबंधक जिन्हें कहा गया है, ये है मध्यम स्तरीय की बात हो रही। मैंने आपसे कहा था कि प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तर पर जो आपके देखने को मिलते हैं प्रबंधक वो अलग हैं, फिर होते हैं मध्यम स्तर और फिर होता है निम्न स्तर। तो 3 स्तर होते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था। इन 3 स्तरों पर फर्स्ट वाला जो होता है इसके अंतर्गत आपका संचालक मंडल आता है एक्चुअल में। ठीक है, संचालक मंडल, और आप जिन्हें मालिक कह सकते हैं वो आते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधकों में। ठीक है, मध्यम स्तर में होते हैं आपके एक्चुअल में मुख्य प्रबंधक, है ना, मुख्य प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, पर्यवेक्षक प्रबंधक, इस तरीके के होते हैं। और निम्न स्तर पर जो होते हैं वो आपके पर्यवेक्षक होते हैं, है ना, पर्यवेक्षक कहलाते हैं या ये कर्मचारी कहलाते हैं, सुपरवाइजर या वर्कर। तो यहाँ जो बात हो रही है मध्यम स्तर की हो रही है। आपसे कह रहा है प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन है, तो वह प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारी, गैर प्रबंधकीय कर्मचारी कौन होते हैं? जो भी प्रबंधन के अलावा है, मतलब लास्ट स्टेज वाले कर्मचारी हैं, उनके दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके के प्रबंधक इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रबंधन के स्तर पर था। इसका एक अन्य क्वेश्चन जो एग्जाम में बन चुका है, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न स्तर। तो 2 क्वेश्चन और उनके अंदर बहुत सारी चीजों को यहाँ हमने कवर किया। हर एक क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे, वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे, साथ में उससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वापस वैसा ही करना है आपको।
क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। उद्देश्य आधारित प्रबंध पद का प्रयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक है। यहां पर चर्चा कर रहा है क्वेश्चन उद्देश्य आधारित प्रबंधन। वो कौन से प्रबंध शास्त्री रहे हैं जिन्होंने उद्देश्य आधारित प्रबंधन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि यदि आपसे आता है तो ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन, चाहे ये विचारों वाले हों, चाहे किसी की डेफिनेशन वाले हों, चाहे किसी की बुक पूछ ले, आपको कंफर्म पता है तो आपसे बनेगा, अदरवाइज यहाँ कोई अनुमान लगाने वाला काम आप नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। उद्देश्य आधारित प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोगों ने आंसर जो किए हों अपने अपने आंसर सोचिएगा या कमेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर जो है वो उद्देश्य आधारित प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रबंधन प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है उद्देश्य आधारित प्रबंध। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं, जवाब देने के लिए हमेशा की तरह 10 सेकेंड आपके पास होंगे। चलिए जो भी आंसर आए आप दे सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है जिस वर्ड की चर्चा वो कर रहा है, तार्किक अनुक्रम। तार्किक अनुक्रम का मतलब होता है जब आप किसी चीज को तर्कों या उनके कार्यों के आधार पर व्यवस्थित करें। क्या कह रहा है? प्रबंध के कार्य प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाए। तार्किक मतलब कि पहले कौन सा काम, फिर कौन सा काम, फिर कौन सा काम, फिर कौन सा काम। इसको कहा जाता है बेटा प्रबंध की प्रक्रिया। ये कहलाता है प्रबंध की प्रक्रिया। प्रोसेस है, आप किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप जमा रहे हैं कि पहले हम ये करेंगे। जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो भाई पहले बेस बनाएंगे, नींव बनाएंगे, फिर पिलर वगैरह खड़े करेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप है। फिर वॉल या दीवार खड़ी होंगी, तो वो क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वैसे ही प्रबंध का तार्किक अनुक्रम मतलब आप एक लॉजिकल वे में उनको फिट करें तो वो प्रबंध की प्रक्रिया कहलाती है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए क्लियर हुआ होगा तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसान है तो आपके लिए। वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था, इसके बारे में तो मैंने पूरा डिटेल से आपको खोल के समझाया था, है ना, पहले ही लेक्चर में, है ना, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से समझा था। वेरी गुड, करेक्ट है आंसर। कौन है सर? F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? F.W. टेलर। हमने इनकी बुक भी देखी थी जिसमें था शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, और सबसे फेमस बुक इनकी क्या थी वो भी मैंने बताया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है ना। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में जन्मे F.W. टेलर, इनके बारे में डिटेल से चर्चा हम कर चुके हैं। F.W. टेलर कौन थे? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। ठीक है, इसके विपरीत अगर मैं कहूं भाई शास्त्रीय या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध को कई कई जगह क्लासिकल भी कहा गया है ना। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? क्लासिकल मतलब पुरानी थ्योरी भी। कई कई जगह वैज्ञानिक प्रबंध को क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। वैज्ञानिक प्रबंध लिख दिया, क्लासिकल थ्योरी को किसने दिया तो भी F.W. टेलर ही है। जबकि इसके विपरीत कार्यात्मक या क्रियात्मक या शास्त्रीय, है ना, सिद्धांत की कोई चर्चा करे तो वो हेनरी फ्योल का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर था F.W. टेलर। हर एक क्वेश्चन में हम उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ F.W. टेलर की कुछ बुक बतलाई। ठीक है, चलिए, F.W. टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांतों में। अगला कार्य आपका, अगला सॉरी क्वेश्चन,
बहुत आसान है, कठिन नहीं है। प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित है संचार, अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व, पर्यवेक्षण या सभी। 10 सेकंड वापस से आपके समाप्त हुए। चलिए, करेक्ट आंसर है बेटा, क्या आंसर आएगा? उपरोक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रबंध का जो एक कार्य है निर्देशन या डायरेक्शन या निर्देशन के मैंने आपको 4 तत्व बतलाए थे और स्टेप बाय स्टेप उनको बतलाए थे। मैंने आपसे कहा था निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसमें पहला तत्व मैंने बताया था आपको पर्यवेक्षण या सुपरविजन। पर्यवेक्षण के बाद हम कहाँ बढ़े थे? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा के बाद मैंने आपको क्या समझाया था? नेतृत्व, लीडरशिप। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था संप्रेषण या जिसे हम कहते हैं संचार। तो ये आपकी निर्देशन प्रक्रिया के तत्व थे, है ना। तो निर्देशन के कार्य में 4 कार्य या 4 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है निर्देशन या डायरेक्शन। वो चारों के 4 यही है। संचार को ही संप्रेषण कहा जाता है, मैंने आपको समझाया भी था। यहाँ 4 तत्व होते हैं या कार्य होते हैं। वेरी गुड, करेक्ट है आंसर सभी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा, आंसर गड़बड़ नहीं होने चाहिए। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इस बुक के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है हेनरी फ्योल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ करेक्ट है, हेनरी फ्योल्स, है ना। हेनरी फ्योल जो है, इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, इनका जन्म कहाँ से हुआ? ये क्या थे? तो ये भी एक खनन इंजीनियर थे, है ना। खनन इंजीनियर थे या एक उद्योगपति थे, आप कह सकते हैं, है ना। ठीक है, खनन इंजीनियर या उद्योगपति थे हेनरी फ्योल। उनकी ही बुक थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, है ना। ये इनकी एक बुक का नाम है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसके लेखक या राइटर जो है वो आपके हेनरी फ्योल रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बेसिक में ही हेनरी फ्योल के बारे में बहुत सारी चीजें बतलाई थी, है ना। कि हेनरी फ्योल जो है वैज्ञानिक प्रबंध जब आया उसके पश्चात हेनरी फ्योल का टाइम आया, है ना। तो हेनरी फ्योल जो है, इनका जन्म 1880 में, है ना, सॉरी 1841 में इनका जन्म हुआ था। 1925 में हेनरी फ्योल की डेथ हुई थी। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने का एक सिद्धांत भी मैंने आपको समझाया था, POCCC। इन्होंने, आप कह सकते हैं, प्रशासन के 5 तत्व बतलाए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। POCCC, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। हेनरी फ्योल ने जो है संगठन में विलंब को दूर करने के लिए, कि जो देरी होती है, उसके लिए इन्होंने गैंग प्लैंक का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, हेनरी फ्योल ने। ये भी मैंने आपको बताया था। शास्त्रीय सिद्धांत का जनक हेनरी फ्योल को ही कहा जाता है। इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे मैनेजमेंट के। हेनरी फ्योल के बारे में विस्तार से चर्चा, उनकी ही ये बुक है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। चलिए, एक एक क्वेश्चन जो भी आएगा उससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन होंगे हम सबको डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ एक्चुअली में। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले व्यक्ति हैं जॉर्ज आर टेरी, के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। जॉर्ज आर टेरी ने मैनेजमेंट या प्रबंध के कितने कार्यों का वर्णन किया है? ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर, जॉर्ज आर टेरी के कितने कार्य हैं? 2, 4, 6 या 7? 10 सेकेंड आपके पास। मैंने आपसे कहा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में जो आपको मालूम है तो ही बनेगा, अंदाजा लगाने का वहां कोई काम नहीं है। चलिए, तो जॉर्ज आर टेरी, चलिए देखते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के जो काम है वो है बेटा 4। जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के 4 कार्यों का वर्णन किया है। चलिए, बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन आपका, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? हेनरी फ्योर्ड, लॉरेंस, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन या जॉर्ज आर टेरी? चार ऑप्शन है। प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, ये किसका है? वेरी गुड, करेक्ट है सभी का आंसर। क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर सर मैं बता चुका हूं आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने कहा है कि प्रबंध एक पेशा है। इसकी डेफिनेशन ही है, मैनेजमेंट की शुरुआत में ही इस डेफिनेशन को मैंने आपको बताया था कि प्रबंध एक पेशा है। यह कथन अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन क्या है सर? ये अमेरिका का एक संस्था है जो मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों पर, आप कह सकते हैं, पेपर या नोट या बुक्स को पब्लिश करता है। और जो भी बड़े बड़े एसोसिएशन, इस एसोसिएशन में बड़े बड़े प्रबंध शास्त्री जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो प्रबंध, अमेरिका का जो प्रबंध एसोसिएशन है उसकी ये डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट या प्रबंध एक पेशा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों का, परिचालन प्रबंधक का या उपरोक्त सभी का? 10 सेकंड वापस आपके पास कि नीति निर्धारण कार्य है किसका कार्य है? वेरी गुड, करेक्ट है आंसर। नीति निर्धारण का जो काम है, मैंने वापस से ये क्वेश्चन जो है आपके प्रबंध के स्तरों पर है, जिस पर पहला क्वेश्चन हमारा था। प्रबंध के स्तर मैंने 3 बतलाए थे, उच्च, मध्यम, निम्न। उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनका 35, आप कह सकते हैं 35% जो उनका वर्किंग टाइम होता है वो एक्चुअल में जाता है किस पर? सिर्फ नियोजन पर, प्लानिंग पर, है ना। तो नीतियों का निर्धारण करना या नीतियां बनाना या प्लानिंग करना, ये सबसे प्रमुख काम है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हाई लेवल मैनेजमेंट या उच्च स्तरीय प्रबंधक। मध्यम स्तरीय प्रबंधकों का काम क्या है? इनके द्वारा दिए गए नीतियों को लागू कराना। इसमें होते हैं मैनेजर्स या प्रबंधक होते हैं, है ना। और निम्न स्तरीय प्रबंधक या परिचालन प्रबंधक क्या है? जो उसको यूज करने में, इसी का पार्ट है मध्यम स्तरीय का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट के कल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी व्यापम ने एग्जाम में पूछा था, शायद लेबर इंस्पेक्टर में आया था ये क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पर अभी है। रॉबर्ट के कल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल हैं, तकनीकी, नियंत्रण और आयोजन। दूसरा है आयोजन, वैचारिक और अनुसंधान। तीसरा ऑप्शन है तकनीकी, मानव और वैचारिक। और लास्ट ऑप्शन है अनुसंधान, मानव और वैचारिक। तो रॉबर्ट के कल्ज ने 3 चीजें बतलाई थी, 3 आवश्यक स्किल या कौशल बतलाए थे कि जो मैनेजर के अंदर होना बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो पहले आप हमेशा चीजों को हटाना सीखेंगे कभी तो आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी, हालांकि ना। ठीक है, तकनीक का पता होना हर एक मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज। तो जहां जहां तकनीक का इस्तेमाल हुआ है वो ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और थर्ड है। फिर दूसरा है नियंत्रण और आयोजन, यहाँ पर है मानव और वैचारिक। तो इनका जो रॉबर्ट के कल्ज हैं, इन्होंने मानव और उनके विचारों पर अनुसंधान किया था, मतलब उसके बारे में बतलाया था कि ये मैनेजर या किसी प्रबंधक के लिए ये गुण होना या स्किल होना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी भी हो, ह्यूमन मतलब मानव पर या मानवों से कार्य कराने की क्षमता भी हो, और विचार भी कर सके, सोच भी समझने की क्षमता भी हो, ये इन्होंने कहा था। तो इनके ही सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है। मोटिवेशन से है ये क्वेश्चन, ये कथन किसका है?
मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है, यह कथन है एडम स्मिथ का, पीटर ड्रकर का, हेनरी फ्योल का, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, अभिप्रेरणा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि अभिप्रेरणाएं दो तरीके से हो सकती हैं। अभिप्रेरणाओं को, प्रकारों को मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया, तो उसमें से दो प्रकार थे, मौद्रिक और अमौद्रिक या गैर मौद्रिक। मैंने समझाया था मौद्रिक मतलब जहां आप रुपए, पैसे या धन संपत्ति प्रदान करके उसको काम करने के लिए प्रेरित करें। अमौद्रिक में था जैसे कि आप उसकी पदोन्नति कर दें, उसको जो है सम्मान दे दें, पुरस्कार दे दें, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है। यह जो कथन है आपका, ये है पीटर ड्रकर का। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेलर की विभेदात्मक कार्य अनुसार दर योजना के संबंध में सत्य है। टेलर ने जो है विभेदात्मक कार्य योजना या कार्यानुसार दर योजना जो इन्होंने दी थी, उसके संबंध में इनमें से लिखी हुई कौन सी बात सत्य है। क्वेश्चन जो है बहुत डीप से लिया हुआ क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन नहीं है। और मैं आपसे ये बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट में आए हुए क्वेश्चनों को आप आसान बिल्कुल मत समझना। एग्जाम में मैनेजमेंट आसान नहीं आने वाला कहीं से कहीं तक, है ना। वो छोटी सी बात को भी घुमा के ही पूछेगा आपसे, सिंपल वे में नहीं पूछने वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं 100% टफ ही होगा पेपर, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमेशा आपको प्रॉब्लम में डालेंगे, ठीक। 100% जो है संभव नहीं है ना। आपको जो है मेहनत बढ़ाना पड़ेगी, तभी आपके मार्क्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो टेलर का जो सिद्धांत था उस पर ये डिटेल से क्वेश्चन है कि टेलर की विभेदात्मक कार्यानुसार दर योजना के संबंध में कौन सी चीज सत्य है। तो उन्होंने कहा था कि जो उच्च दर होगी आपकी, हाई रेट होगी, वो लोअर रेट मतलब निम्न दर से 1.5 टाइम मतलब 1.5 गुना होती है, ऐसा टेलर ने कहा था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, उच्च दर निम्न दर की 1.5 गुना होती है। उच्च दर निम्न दर की 1.5 गुना होती है, ये इन्होंने अपने इस सिद्धांत या इस दर योजना में बतलाया था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका मतलब क्या है बेटा, उच्च दर और निम्न दर से यहाँ पर टेलर जो थे, एक्चुअल में टेलर के जो सिद्धांत है बेटा वो उत्पादन से संबंधित है ना। टेलर ने जो सिद्धांत दिए थे उनका हर एक सिद्धांत का जो फोकस है वो प्रोडक्शन पर है, उत्पादन पर है। इसीलिए इसे क्लासिकल थ्योरी का मतलब होता है पुराना, है ना। क्लासिकल मतलब पुराना जो सिद्धांत है, इसलिए टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत जो हैं, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं, उसका नाम क्लासिकल इसलिए है क्योंकि वो उसकी सोच पुरानी है। उनका एक ही काम है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना। वो अपनी जनता या कर्मचारियों पर ध्यान वहां सीमित दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, कर्मचारी पर ध्यान नहीं होता, वहां वहां होता है प्रोडक्शन पर। तो उच्च दर और निम्न दर यहाँ पर मतलब क्या है कि भाई कर्मचारियों की उच्च दर और निम्न दर से मतलब है ना। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, इनकी एक बुक थी पीस रेट सिस्टम, है ना। वो क्या कहती है कि यदि आप उच्च दर निम्न दर का कॉन्सेप्ट वहीं से निकलता है कि आप जो अधिक काम करते हैं उन्हें वेतन अधिक मिले, कम काम करने वाले को कम मिले। लेकिन इनकी सोच है कि निम्न दर मतलब लागत कम से कम हो और प्रोडक्शन उत्पादन उच्च दर मतलब ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सूक्ष्म में बतलाया। बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा इसको और डीप से समझने के लिए, है ना। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर कौन से दो मुख्य विभाग बनाए। ठीक है, टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर कौन से दो मुख्य विभाग बनाए। ये भी डिटेल इनके सिद्धांतों से ही मिलती है। वापस से क्वेश्चन बहुत बेहतर है, अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई कौन से दो, इन सिद्धांत के आधार पर, इनके फोरमैनशिप के आधार पर कौन से दो विभाग इन्होंने बनवाए थे।
वापस मैंने आपको चीज अब भी बतला दी, इस क्वेश्चन का आंसर तो एक्चुअल में आपके पास अभी होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बतलाया कि टेलर का फोकस कहाँ था। टेलर ने उत्पादन को महत्व दिया, और उत्पादन आपका तब बढ़ेगा जब आप योजना के साथ उत्पादन करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, उसकी थोड़ा सा डिटेल समझा है, तो दूसरा ऑटोमेटिक उससे लिंक हो सकता है। कुछ क्वेश्चनों में ये क्वालिटी आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, सेकंड राइट आंसर होगा, योजना एवं उत्पादन विभाग, है ना। क्योंकि जब आप व्यवस्थित योजना से चलेंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाना ही इनका प्रमुख काम है ना। टेलर का फोकस कहाँ था कि व्यक्ति काम ठीक से नहीं करते, उनसे बेहतर काम लिया जाए। ठीक है, इस पर उनका विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि फोकस था या ध्यान था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वापस से टेलर पर ही है क्वेश्चन। कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? याद रखिएगा, आंसर आप अपना अपना पहले सेंड कर सकते हैं, जो भी जो आंसर देना चाहें। चलिए, इतना टाइम सफिशिएंट था आपके लिए। तो कार्यात्मक फोरमैनशिप जो है, टेलर ने कहा था कि आप लोगों को, मैंने आपको जब स्टार्टिंग का पहला लेक्चर था हमारा, तब मैंने टेलर के बारे में आपको एक चीज बहुत समझाई थी। हालांकि मैंने लिखवाया नहीं था आपको, सारी चीजें लिखवाना उस समय मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने आपको समझाया था कि टेलर ने क्या कहा था, कि टेलर ने जब मिडवे स्टील नाम की कंपनी में वो काम करते थे, तो मैंने आपको समझाया था उस समय कि मिडवे स्टील में एक प्रॉब्लम थी कि वर्कर आके खुद ही तय करते थे कि वो किसके साथ काम करेंगे और कौन क्या काम करेगा। ठीक है, इसी समस्या को दूर करने के लिए टेलर ने वहां वैज्ञानिक प्रबंध स्थापित किया था, या वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों पर लेख लिखा था इन्हीं समस्याओं को देखते हुए। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई, कार्य का विभाजन और विशिष्टीकरण दोनों ही महत्वपूर्ण है, कि किस व्यक्ति को आप क्या काम दे रहे हैं, और वो उस काम में स्पेशलाइज्ड है कि नहीं, उसे उस काम को बेहतर तरीके से करना आता है या नहीं। तो इस कार्यात्मक फोरमैनशिप का जो सिद्धांत है, वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर आधारित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, उपयुक्त सभी बेटा यदि हर ऑप्शन में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आंसर करेक्ट होगा, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सिद्धांतों पर क्वेश्चन है प्रबंध के। आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है, पहला ऑप्शन है कर्मचारी को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है संस्था में आदेश के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अधिकारी अनेक हों किंतु कर्मचारी समूह का एक होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आदेश की एकता पढ़ाया है मैंने आपको और समझाया भी था। वेरी गुड, उम्मीद के अनुसार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, कि भाई आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया था कि यदि आपको और आपके, यदि आपके ऊपर दो दो आपके हेड हैं, दो प्रबंधक हैं आपके ऊपर, और वो एक आपसे कह रहा है कि किसी विशेष कार्य को आप करें और दूसरा कह रहा है ना करें, तो आपके लिए एक समस्या पैदा हो सकती है। मैंने आपको इस बात को बहुत डिटेल से समझाया था कि एक की बात मानेंगे दूसरे की नहीं मानेंगे तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत यही कहता है कि आपको एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये लीजिए, हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों की बात तो हमने अभी की थी। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन दो बातों पर बल दिया वह है, कौन कौन सी दो बात इन्होंने बतलाई?
अब ये चीजें आपने अगर यहाँ समझ ली तो हो सकता है आने वाले 1-2 क्वेश्चन और आपसे बन जाए जिससे लिंक्ड हो। इन्होंने 14 जो है थ्योरी दी थी, 14 सिद्धांत दिए थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो यही कवर हो रहा है। पहला ऑप्शन है कि प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं होती। दूसरी चीज, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो चौथा है आपका कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलिए, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा बेटा वो कौन सा होगा? नहीं बेटा, ये नहीं बनेगा। चलिए, यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अब ये क्या है, इनको मैं थोड़ा डिटेल से समझा दूं। जब हेनरी फोल ने अपने 14 सिद्धांत दिए, उसके बाद इन्होंने 2 बातें कही थी, है ना। 2 बातें स्पेशल मुख्य रूप से इन्होंने कही थी। पहली बात और दूसरी बात दोनों ही आपके सामने लिखी हुई। पहली बात क्या कही थी इन्होंने कि प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं है। अब सर, ये बेलोच क्या है? बेलोच का मतलब है कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। मैनेजमेंट है भाई, मैनेजमेंट की एक विशेषता यह भी है कि उसमें लोचता होती है या लोचशील होता है। प्रबंध जो है वो लोचशील होता है, इसके सिद्धांत लोचशील होते हैं। अब लोचशील का मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको क्लासेस में समझाया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ। लोचशील का मतलब है कि जिनमें समय, स्थिति, परिस्थिति, कालांतर में परिवर्तन करना संभव हो, आसानी से जिन्हें बदला जा सके, जो किसी भी विशेष परिस्थितियों में भी बदले हुए स्वरूप के साथ लागू हो सके, ये कहलाती है लोचता। तो ये वही कह रहे हैं, बेलोच नहीं होती मतलब लोच होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रबंध के क्षेत्र में, कोई भी बात, हर एक बात में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। बेलोचता नहीं होती कि उसमें कभी परिवर्तन ना हो सके, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। ये वैसे सिद्धांत नहीं है जैसा हमने बोल दिया कि सर धरती जो वो पृथ्वी के चारों ओर, सॉरी सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको आप और हम बदल नहीं सकते। ये बेलोच हो गया एक तरीके से, जो कह दिया एक बार वैसे ही रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट में एक परिवर्तन किए जा सकते हैं सिद्धांतों में। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए, मतलब ये जो 14 सिद्धांत दिए, इनके बारे में कह रहे हैं। ये जो मैंने 14 टाइप्स के जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, इनके ये लास्ट नहीं है, इनके आगे भी और कुछ है। मैनेजमेंट का क्षेत्र इतना सूक्ष्म नहीं है कि सिर्फ इन 14 टाइप्स के प्रिंसिपल में समाप्त हो जाए। इन्होंने कहा ये शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ है। तो ये 2 बातें इन्होंने कही थी, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट बनता है, ए और बी दोनों। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानवीय संबंध प्रबंध, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, है ना, मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही वापस से आपके पास 10 सेकेंड। जॉर्ज एल्टन मेयो। ये मायो, कई कई जगह मायो मियो भी लिखा जाता है इनको ना, मियो भी लिखा मिलता है या मेयो भी लिखा मिलता है ना। कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जामिनर कुछ भी लिख देता है इनका सरनेम। एक्चुअल में सारे इंग्लिश में है तो वो उनको कन्वर्ट करने में हिंदी में प्रॉब्लम ही आती है। दूसरा हेनरी फ्योल, तीसरा है F.W. टेलर, है ना, और पीटर एफ ड्रकर। तो मानवीय संबंध जो प्रबंध था, इसके जन्मदाता के रूप में जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है जॉर्ज एल्टन मेयो। जॉर्ज एल्टन मेयो को मानवीय संबंध प्रबंध, है ना, का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, देखिएगा स्क्रीन पर आपकी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है एक बार, इंपॉर्टेंट है। एकल प्रयोग योजना क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लासेस में। एकल प्रयोग योजना के बारे में मैंने चर्चा आपसे की थी। वेरी गुड, जिन्होंने पढ़ा है उनके आंसर करेक्ट आ रहे हैं।
क्या है एकल प्रयोग योजना? मैंने आपसे कहा था कि जब हाँ बाकी लोग आंसर करें, वैसे टाइम आपका पूरा हो चुका है, पर ऑप्शन पढ़ने के लिए मैंने पढ़ा नहीं था। पहला ऑप्शन था विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनी योजना। दूसरा है आवर्ती गतिविधियों के निष्पादन के लिए यह योजनाएं मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तीसरा था संपूर्ण संगठन के लिए रूपांकित योजना है। और अंतिम ऑप्शन था यह वह योजना है जो निचले स्तर की जिम्मेदारी और कार्यक्षमता के साथ संबंधित है। तो एकल प्रयोग योजना जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि सिंगल यूज प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा कुछ स्पेशल या विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है कि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाए वो एकल प्रयोग योजना है। वो आप बार बार यूज में नहीं ला सकते, वो किसी स्पेशल टारगेट के लिए आप बनाते हैं। इसके संबंध में मैंने आपको एक थोड़ा सा हटके ही सही लेकिन पढ़ाते समय उदाहरण दिया था। मैंने आपसे कहा था बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने की थी पाकिस्तान पर, एकल प्रयोग योजना है। एक बार आपने उस जगह पर हमला किया, वो बार बार थोड़ी रोज रोज आप वही काम करेंगे, दुश्मन को पता चल जाएगा, अगली बार कुछ और प्लान यूज करेंगे। एकल प्रयोग योजना कुछ विशिष्ट स्पेशल टारगेट को सेट करके बनाई गई योजना है, एकल प्रयोग योजना के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस से प्रबंध के स्तर पर क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन टाइप मैंने आपके लिए सेट किए हैं वो बेसिक है ना। अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम कुछ और अगले प्रबंध के अन्य कार्यों पर भी क्वेश्चन आपसे रखेंगे। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है अगला, प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पूछने का तरीका सिर्फ बदला है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। एक ही क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में टारगेट हो सकता है, इस पर्पज से क्वेश्चन है। तो प्रबंध में नियोजन, मैंने आपसे कहा था कि प्लान या कार्यविधि या नियोजन या पूर्वानुमान लगाना हमेशा हाई लेवल मैनेजमेंट का काम है, उच्च स्तरीय प्रबंधक का काम है। चलिए प्रबंध के स्तरों पर था जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वापस से क्वेश्चन है, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कॉर्ब सिस्टम का प्रथम अक्षर पी उपयुक्त हुआ है नियोजन के लिए, संगठन के लिए, समन्वय के लिए, नियंत्रण के लिए? किसके लिए इसका प्रयोग किया गया है ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। चलिए लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्बो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था कि इसमें एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग है। पी फॉर होता है प्लानिंग या नियोजन, इसके साथ ही आपके क्वेश्चन का तो आंसर क्लियर हो गया सर, नियोजन के लिए। ओ का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं संगठन। एस का मतलब क्या था बेटा? एस का मतलब था स्टाफिंग, पढ़ाया था आपको, मतलब क्या? कर्मचारी। डी का मतलब क्या था यहाँ पर? डी का मतलब था डायरेक्शन या सॉरी डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग को हम कहते हैं निर्देशन। मैंने कहा था सीओ एक साथ है, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं समन्वय। और आर का मतलब होता है यहाँ पर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन देना, रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन। और सबसे लास्ट में बनता है बी, बी का मतलब होता है बजटिंग या बजट बनाना। ये लूथर गुलिक ने 7 या 7 जो है सिद्धांत दिए थे। 7 है बेटा टोटल, आप काउंट करेंगे तो 7 है ना। तो ये 7 सिद्धांत जो है लूथर गुलिक ने दिए थे, इनके बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया था। और ये 7 सिद्धांत, इनकी बुक 1937 में पब्लिश हुई थी। 1937 में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी एक बुक थी 1937 में, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने ये पोस्ट कार्गो सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनके अकेले का योगदान नहीं था, हालांकि ये भी मैंने आपको बताया था। इनके एक साथी थे उर्विक, लूथर गुलिक और उर्विक। इन्होंने 1937 में पोस्ट कार्गो नाम का सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में मैंने विशेष रूप से आपके साथ चर्चा की थी क्लास में। चलिए
पोस्ट कार्गो हमने यहाँ वापस से रिपीट किया इस क्वेश्चन के जरिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर था नियोजन के लिए, प्लानिंग के लिए, पी फॉर प्लानिंग है वहां। अगला क्वेश्चन, योजना बनाना प्रबंध का प्राथमिक कार्य कहलाता है क्योंकि यह, ऑप्शन पहला, भविष्य के निर्णय लेने के लिए कुछ आधार प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन, संगठनात्मक संस्कृति के लिए टोन सेट करता है। तीसरा ऑप्शन, संगठनात्मक सदस्यों के लिए विजन तैयार करता है। और चौथा ऑप्शन, अन्य सभी कार्यों का आधार स्थापित करता है। सोचने के लिए 10 सेकंड आपके पास हैं। चलिए, योजना बनाना प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्यों कहलाता है, इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगी। जब मैंने आपको नियोजन पढ़ाया था, नियोजन के समय मैंने आपसे कहा था कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य को समझाते समय मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पहले यही आ चुका है कि नियोजन प्रबंध का कार्य है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो बेटा प्राथमिक मतलब पहला, जहां से सारी चीजें शुरू होती हैं, नियोजन से ही सारी चीजों की शुरुआत होती है। अब शुरुआत होती है इसका मतलब क्या है कि बाकी के प्रबंध के अन्य कार्य, जैसे संगठन है ना, नियुक्तिकरण हो गया आपका, है ना, निर्देशन हो गया, ये सारे किस पर डिपेंड करते हैं, ये आपके नियोजन पर ही डिपेंड करते हैं। इसका मतलब यहाँ करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 4 कि अन्य सभी कार्यों का आधार स्थापित करता है ना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब भविष्य के निर्णय लेने के लिए कुछ आधार नहीं देता। अभी निर्णय तो बेटा स्टार्टिंग में ही ले चुका होता है, योजना बना ली मतलब आपने डिसीजन ले लिया भविष्य के लिए। ठीक है, और संगठनात्मक संस्कृति के लिए टोन सेट करता है, ये भी नहीं है उचित। और संगठन सदस्यों के लिए विजन तैयार करता है, ये भी अलग बात है। ठीक है, मुख्य काम इसका क्या है इसमें कि भाई अन्य कार्यों के लिए आधार स्थापित करेगा। जब आप योजना बना लेंगे उसके बाद तो संगठन की चर्चा आएगी ना, इसके पहले संगठन की चर्चा ही कहां से हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, आंसर करेक्ट होंगे अगर आप व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आता है, वापस से आसान प्रश्न है आपके लिए। नियोजन होता है, मैंने एक डेफिनेशन भी आपको पढ़ाई थी, एलन की डेफिनेशन थी, है ना। एलन की डेफिनेशन क्या थी वो मैं बताता हूं। सभी के आंसर क्लियर हो चुके हैं क्या पहले? चलिए, नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए या सभी समय के लिए, मतलब तीनों कालों के लिए। चलिए, तो एलन की डेफिनेशन से आपको आपका आंसर क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी इसके साथ कवर हो जाएगा। एलन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने नियोजन को पढ़ाते समय आपको बताई थी, क्या कि नियोजन नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी एलन की, कहा था ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। इसका मतलब नियोजन का संबंध फ्यूचर से होता है, पास्ट से नहीं होता, ना ही प्रेजेंट से होता है। ये भविष्य के लिए देखने का काम करता है ना। इसलिए नियोजन की एक विशेषता थी कि नियोजन का जो है बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य होता है नियोजन। उसके संबंध में मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए थे क्लास के समय। चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। मेरी संपत्ति, कारखाना, सब कुछ ले जाओ, मेरे लिए मेरा संगठन छोड़ दो, मैं अपने व्यापार को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? हेनरी फ्योर्ड, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फोर्ड और इनमें से कोई नहीं। ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरा सब कुछ छीन लो, आप सिर्फ मेरे पास क्या छोड़ दो, मेरे पास सर मेरा संगठन छोड़ दो।
और किसी चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। बेटा ये बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि उद्योगपति रहे हैं जिनका नाम है हेनरी फोर्ड। इनका कथन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मैंने आपको क्लास में चर्चा नहीं की थी, मैंने आपसे कहा भी था कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चंस में ही समझाऊंगा। तो ये मैंने क्लास में इसके बारे में आपको नहीं बताया था। कथन बहुत फेमस कथन था उनका। उन्होंने संगठन को सबसे ज्यादा महत्व दिया था हेनरी फोर्ड ने, है ना। फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो मेरी संपत्ति, कारखाना, सब कुछ आप ले सकते हैं, केवल संगठन अगर छोड़ देंगे, मैं वापस से अपने आप को, मतलब अगर मेरे पास वो व्यक्ति है काबिल, तो मुझे बहुत समय नहीं लगेगा दोबारा वैसा ही काम उसी स्थिति पर लाने के लिए। ये कथन था हेनरी फोर्ड का, इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं आपको एक स्पेशल शीट भी दूंगा जिसमें कुछ बुक्स और व्यक्तियों के कथनों के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि एग्जामिनर के लिए अब ये चीजें ऐसी हैं जिन पर अब मुझे आपको अलग से पढ़ाना मतलब टाइम वेस्ट है आपका, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ समझाने योग्य चीज नहीं है। जो जिस व्यक्ति ने कहा है वो आपको वैसा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इनको मैं आपको नोट्स दे दूंगा इनके, ताकि आप उसके माध्यम से उनको समझ सके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डैश एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। कौन सा इनमें से एक ऐसी विधि है जो काम को पूरा करती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं आज के ही सेशन में, फिर भी कंफ्यूज हैं लोग। बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? कौन कौन से ऑप्शन है आपके? प्रक्रिया, उद्देश्य, उद्योग और व्यापार। तो इनमें से कौन सी एक विधि है जो काम को पूरा करती है? बेटा वो है प्रक्रिया या प्रोसेस। अभी मैंने आपको समझाया था, एक हमने देखा था प्रबंधकीय प्रक्रिया, है ना। एक क्वेश्चन अभी आया था आज के ही सेशन में हमारे, है ना। तो प्रक्रिया ही ऐसी विधि है जो काम को पूरा करती है। स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको समझाया था वन बाय वन। तो वही कार्य विधि है, वही आपके काम को पूरा करती है। तो यहाँ आंसर फाइनल जो बनेगा वो बनेगा प्रक्रिया, प्रोसेस। चलिए, आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बजट भविष्य के लिए खालिस्तान का पूर्वानुमान है, जमा, उद्देश्य, नियोजन, खर्च। चार ऑप्शन आपके पास वापस हैं। बजट भविष्य के लिए किस चीज का पूर्वानुमान है? चलिए, तो आई थिंक आंसर सभी के आ चुके हैं। मैंने आपको बजट के बारे में थोड़ा सा बतलाया था जब मैंने आपको पोस्ट कॉर्बो समझाया था। लूथर गुलिक के 7 सिद्धांतों में से एक पोस्ट कॉर्बो में जो आपका बी था, बी फॉर वहां बजट ही था, है ना। बी फॉर क्या था? बजट था पोस्ट कॉर्बो में। और बजट को मैंने आपको समझाया था कि बजट जो होता है, बजट में एक्चुअल में इनकम का नहीं, मुख्य रूप से खर्चों को दर्शाया जाता है ना। बजट किस चीज के लिए बनाया जाता है? खर्च के लिए। जैसे अगर हम शासकीय या सरकारी बजट की चर्चा करें, भारत का यूनियन बजट 1 फरवरी को जो आता है, वो मुख्य रूप से कहाँ किस चीज के लिए आता है? ये शासन खर्च कहाँ कहाँ करने वाला है, उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है बेटा खर्च, है ना। तो आपका जो फाइनल आंसर है यहाँ वो आएगा खर्च। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट है। चलिए, तो आज के सेशन के माध्यम से मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम का ओवरव्यू देना की कोशिश की कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें मैनेजमेंट के किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। कुछ बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ही आंसर कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन लिंक्ड भी मिलेंगे कि अगर आपने उसके संबंध में थोड़ा सा कुछ पढ़ा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जो नई चीज अगर उसने पूछ भी ली डीप में जाकर और आपने नहीं भी पढ़ी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जर्नल भी होंगे जो आप सामान्य पढ़ रहे हैं उस पर भी बेस्ड होंगे। चलिए, तो इसके माध्यम से मैंने आपको यही सारी चीजें समझाने की कोशिश की। हमारा आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। चलिए, मिलेंगे कल अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।